देख रहे थे, लूसेंट का इतिहास देख रहे थे, तो उस सीरीज में हम देख रहे हैं, ये 24 नंबर का पॉइंट है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जो हैं, जो इनके बारे में मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है दक्षिण भारत का पल्लव वंश। ठीक है, तो पल्लव वंश को पहले समझते हैं। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह भूमि था। ठीक है, 570 से 600 ईस्वी में इसने सिंह भूमि ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। इसकी जो राजधानी थी कांची थी। तमिलनाडु में कांचीपुरम है। ठीक है, यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो कौन? तो सिंह विष्णु जो था, सिंह विष्णु ने स्थापना की थी पल्लव वंश की, और सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है कि जो किराता जुर्नियम के लेखक भरवी, जो सिंह भूमि के दरबार में रहते थे, तो भरवी के बारे में बार बार पूछता है। तो भरवी ने कौन सी बुक लिखी है? तो किरातार जुर्नियम के लेखक भरवी जो थे सिंह भूमि के दरबार में रहते थे। ठीक है, पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए कौन कौन से? पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए थे, तो क्रमशः इसमें देखेंगे आप, तो महेंद्र वर्मन प्रथम था 600 से 630 ईस्वी में। तो सिंह भूमि के बाद महेंद्र वर्मन हुए। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम हुए 630 से 668 ईस्वी। फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय हुए 668 से 670 ईस्वी। फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम हुआ 670 से 700 ईस्वी। फिर नरसिंह वर्मन दो हुआ 700 से 728 ईस्वी। फिर नंदी वर्मन दो हुआ 730 से 800 ईस्वी। ठीक है, तो ये प्रमुख जो इसके शासक थे वो हुए थे इसमें महेंद्र वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय। काफी महत्वपूर्ण थे ये लोग। ठीक है, पल्लव वंश का जो अंतिम और महत्वपूर्ण शासक था अपराजित वर्मन। ठीक है, तो पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो अपराजित वर्मन था, जो 880 से 903 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला है कि मत्त विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। तो महेंद्र वर्मन, ये जो प्रथम वाला था महेंद्र वर्मन, इसी ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। एग्जाम में पूछता है कई बार। तो देखिए, दो बुक इसमें काफी महत्वपूर्ण है, एक किरातार जुर्नियम, ठीक है, और एक जो है महेंद्र वर्मन के मत्त विलास प्रहसन। ये दोनों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और कभी कभी पल्लव वंश की क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, तो पल्लव इंपॉर्टेंट है, तो इसी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन आया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम आए थे, महेंद्र वर्मन पूछता है। फिर नरसिंह वर्मन देगा, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय देता है, फिर परमेश्वर वर्मन देगा, प्रथम नहीं लिखेगा इसमें, परमेश्वर वर्मन देगा, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय दे देगा। इस तरह से फसान कराता है। ठीक है, पहले वाले का सीधे नाम दे देता है, प्रथम नहीं लिखता उसमें। ठीक, अगला है इसमें कि महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। तो शैव मतलब शिव का जो है पुजारी बन गया लास्ट में। ठीक है, अगला इसमें जो है कि महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर का मतलब होता है कि एक पहाड़ होता है, एक बड़ा सी चट्टान होती है, उसको काट के उसको छीनी हथौड़ी से काट के उसको एक मंदिर की आकृति दी जाती है। तो उसी को महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर में, जिसे हम रथ कहा जाता है, जिन्हें रथ कहा जाता है, या रथ मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिर है, तो रथ उसमें 7 रथ बने हुए हैं। ठीक है, 7 रथ बने हुए हैं। वो 7 रथ में जो है रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ है। तो भीम रथ, द्रौपदी रथ, इस तरह से जो पांडव हैं उनके हिसाब से उसको बनाया गया है। तो द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा रथ है। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया गया। तो द्रौपदी रथ में कोई भी अलंकरण नहीं किया गया। ठीक है, अगला इसमें है कि वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। तो वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने उपाधि धारण की थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हुवेन सांग जो है कांची आया था। ठीक है, तो वातापी कोंड की जो उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, वो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराकर, और उसकी राजधानी जो वातापी या बादामी थी
उस पर उसने कब्जा कर लिया था, तभी वो उसने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। तो वातापी कुंड मतलब यही है कि नरसिम्हवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला है परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतावलंबी था। ठीक है, उसने लोकादित्य, एक मल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की थी। इसमें मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया था। तो परमेश्वर वर्मन ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। किसने? तो परमेश्वर वर्मन ने, क्योंकि वो शैव मतावलंबी था और गणेश जी भी शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण की थी। विद्या विनीत की उपाधि किसने धारण की थी? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने की थी। अगला है अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक जो है नरसिम्हवर्मन द्वितीय था। जब अरबों ने आक्रमण किया था उस समय जो है नरसिम्हवर्मन द्वितीय जो है राज्य कर रहा था वहां पे। उसने राजा सिंह मतलब राजाओं में सिंह, आगम प्रिय मतलब शास्त्रों का प्रेमी, आगम प्रिय कहते हैं शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव का उपासक की जो उपाधि धारण की थी। उसने कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो जो कांची का जो कैलाश मंदिर है उसको राज्य सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। ठीक है, तो कैलाश मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने कराया था। शोर मंदिर का निर्माण जो है नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने ही करवाया था महाबलीपुरम में। कांची का जो कैलाश मंदिर है, कांची का कैलाश मंदिर जिसे हम राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीर लगी हुई है। इसमें तस्वीरें लगी हुई, आदमकद तस्वीर लगी हुई हैं कांची के कैलाश मंदिर में। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी। तो 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो दंडी हैं। दंडी कहाँ? दंडी नरसिम्हवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंडी हो गया, भरवी हो गया, महेंद्र वर्मन हो गया। इनकी जो किताबें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो ऊपर हमने बता दिया है। 10 कुमार चरितम उसमें और जोड़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो 10 कुमार चरितम के जो लेखक दंडी थे, दंडी ने और भी रचनाएं, काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। और किसका अनुवाद इन्होंने किया है? कई कई चीज़ों का अनुवाद भी किया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण जो है नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो नंदीवर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव जो संत तिरुमंडगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो प्रसिद्ध वैष्णव संत जो थे तिरुमंडगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, तो जो था ये पल्लवों से 11-12 पूछता है, पल्लव वंश से। तो पल्लवों ने द्रविड़ शैली का निर्माण जो है द्रविड़ शैली में निर्माण करना चालू किया था, तो याद रखिएगा इसको। अगला राजवंश है चोल राजवंश। ठीक है, तो चोल हमने प्राचीन भारत में संगम समय में ही पढ़ा था। उसके बाद उनका पतन हो गया था, फिर पल्लवों का शासन आया। फिर पल्लवों के बाद पल्लवों के जब विध्वंस हुए तब उसी में एक संस्थापक बना विजयालय, जिसने दोबारा नवीन चोल की स्थापना की। तो 9वीं शताब्दी के में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेष, मतलब कि उनके जब वो गिरान पे थे, एकदम से खत्म होने के कगार पे थे, उसी पर स्थापित हुआ था चोल वंश। इस वंश के संस्थापक विजयालय था। विजयालय 850 ईस्वी से लेके 87 ईस्वी तक इसने राज किया था, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार जो था कुजरमल्लम था, कुजरमल्लन। ठीक है, कुजरमल्लम जो था, जो तंजावुर का वास्तुकार था, कुजरमल्लन रामराज पेरुथच्चन। ठीक है, तो इस तरह का नाम पूरा दिया हुआ है, तो ये था पूरा। ठीक है, दूसरा है विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की, और
निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनाया था। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो विजयालय ने बनाया था। नर केसरी की उपाधि भी धारण किया था। ठीक है। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। तो चोलों का जो स्वतंत्र राज्य था वो आदित्य प्रथम ने करवाया था, मतलब स्थापित किया था आदित्य प्रथम। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। देखिए प्रयास समझिए। तो विजयालय ने क्या किया था? ये ध्वंसावशेष था, मतलब ये लोग कहीं चल रहे थे, जैसे अकबर, जैसे कौन था हमारा मुगल, मुगल काल थे, तो मुगल काल यहाँ चल ही रहा था। मगर देखेंगे दक्षिण भारत में दक्कन दक्कन वाले क्षेत्र में आपका बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब उदय उनका हो चुका था। उसी तरीके से अब मेन जो था इसमें कि पल्लव शासन चल ही रहा था, उसी में उसका कोई सामंत रहा था विजयालय, उसने स्थापना कर दी थी। मगर जो आदित्य था, ये कहाँ गया आदित्य? आदित्य प्रथम क्या किया कि जैसे लड़ा और पल्लवों को एकदम से हरा दिया, और पल्लवों को हराने के बाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और उसने आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के बाद में कोदंड राम की उपाधि धारण की। ठीक है। चोल वंश के प्रमुख राजा में परांतक वन, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोतुंग था इसमें। तो परांतक, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोतुंग सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। अगला इसमें है कि तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय, तो तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो राष्ट्रकूट का जो राजा था कृष्ण तृतीय ने परांतक वन को पराजित किया था। तो परांतक वन को पराजित कर दिया था राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने। इस युद्ध में परांतक वन का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया था इसमें। ठीक है। राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो राज प्रथम जो था श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां से राज महिम 5 को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है। राज प्रथम ने श्रीलंका पर जब आक्रमण किया तो वहां का राजा था राजा महिम 5 भागकर दक्षिण श्रीलंका के दक्षिणी छोर में चला गया। वहां पे एक जिला था उसका रोहण, वहां पर जाकर शरण ली थी। राज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेश को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम, तो मुंडी चोल मंडलम बनाया था, और पोलन्नारुआ को इसकी राजधानी बनाया था। पोलन्नारुआ जो इसकी को राजधानी बनाया था, किसकी? मंडी चोल मंडलम को, जो श्रीलंका का विजित क्षेत्र था, राज प्रथम ने हराया था महिम 5 को, उसी की राजधानी बनाया था। ठीक है। अगला इसमें राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तो राज जो प्रथम था वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजूर में राजेश्वर मंदिर का जो है शिव मंदिर बनवाया था। तो राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर मंदिर, तो काफी इंपॉर्टेंट है, राजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो राज प्रथम ने राजेश्वर मंदिर बनवाया था। ठीक है। शिव मंदिर था वो। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोड चोल की उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि गंगा के क्षेत्र को हराया था। गंगा के क्षेत्र में था ये अपना बंगाल, तो इस क्षेत्र को हराने के कारण राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोड चोल की उपाधि धारण की थी, और नवीन राजधानी गंगेकोड चोलपुरम के निकट जो है चोलगंगम नामक विशाल जो है तालाब का निर्माण करवाया था। तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल में विजित किया था। ठीक है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया था और गंगेकोड चोल की उपाधि धारण की थी, याद रखना है इसको। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, चोल के समय में भूमि के प्रकार कौन कौन से थे? तो चोल के समय में भूमि के प्रकार, तो बिल नवगाई। तो बिल नवगाई क्या थे? तो बिल नवगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। तो गैर ब्राह्मण मतलब कि ब्राह्मण के अलावा जितनी भूमियां जो लोग अपना रखे थे, स्वामित्व रखे थे, उसको बिल नवगाई कहते थे। ब्रह्मादेय मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहते थे। शाला भोग मतलब किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो दी गई भूमि थी उसको शाला भोग कहा जाता था। देवदान या तिरुन मट्ट कन्नी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को
तिरुनमट्टइक्कनी कहा जाता था या देवदान कहा जाता था उनको। पलिचद्दम, पलिचद्दम क्या था भाई? तो पल्ली चंदन जो था जैन संस्थानों को दी गई भूमि को चद्दम कहते थे। नोट है इसमें कि गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। तो राजेंद्र प्रथम का जब कार्यकाल वहां चल रहा था तो गजनी का सुल्तान महमूद जो था उसका समकालीन था। अगला इसमें है कि राजेंद्र द्वितीय, तो राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एक वीर राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो राजेंद्र द्वितीय प्रकेसरी और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र द्वितीय था। चोल वंश का अंतिम राजा जो था ये राजेंद्र द्वितीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका जो है निभाई थी। तो जयकेश प्रथम जो था, कदम शासक था जयकेश प्रथम, इसने चोलों और पश्चिमी चालुक्य के बीच में जो बहस चल रही थी, जो अशांति चल रही थी, उसको शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका कदम्ब शासक जयकेश ने चलाई थी। तो कदम्ब का शासन कहाँ था? तो गोवा के साइड में कदम्बों का शासन था। अगला इसमें कि विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता में राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का जो है विस्तार करवाया था। तो विक्रम चोल जो था, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल के से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। ठीक है। कोलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज या विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया और कालांतर में वैष्णव आचार्य राम अनुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। तो किसने चिदम्बरम मंदिर से गोविंद राज विष्णु जी के मंदिर को उठा के फेंकवा दिया था? तो वो कोलुतुंग द्वितीय था। पूछ सकता है कोलुतुंग द्वितीय के बारे में, किसने उसको कालांतर में लाया था? तो वैष्णव जो आचार्य थे रामानुजाचार्य, उन्होंने मूर्ति का पुनरुद्धार करवाया और उसको तिरुपति में स्टेब्लिश करवाया है। ठीक है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरन एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। ठीक है। पेरुंदरन और सेरुंदरन कहा जाता था। ये उच्च पदाधिकारी जो थे पेरुंदरन थे और निम्न पदाधिकारी सेरुंदरन थे। ठीक है। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडन कूटम कहा गया है। ठीक है। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उड़न कूटम कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। ठीक है। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। तो संपूर्ण जो चोल प्रांत 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्यम में और कोट्यम नाडु में, एवं नाडु जो थे कई कुर्रमों में विभाजित थे। तो सबसे पहले मंडल आता था मंडलम के बाद नीचे कोट्टम आता था, कोट्टम के बाद नाडु के बाद में कुर्रम। ठीक है। तो 6 भाग था, मंडलम 1, कुट्टम 2, नाडु 3, कुर्रम 4। ये 6 प्रांत थे, प्रांत 6 थे, जैसे कि जो है 6 मंडल थे या प्रांत थे 6। तो 6 प्रांतों में से एक प्रांत, जो प्रत्येक प्रांत थे वो पहले प्रांत होता था, फिर कोट्टम होता, फिर मंडल होता था, फिर कोट्टम होता था, फिर नाडु होता था, फिर कुर्रम होता था। ठीक है। इस तरह से विभक्त था, ऊपर से नीचे श्रेणी थी। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। तो नाडु की स्थानीय जो सभा थी उसको नाटूर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कोई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद बेलन या 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले बेलन या किसान या अरईयार जैसे उपाधियां दी जाती थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे जाते थे। ठीक है। बेल्लार जाति के धनी किसान को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल होता था। नाडु जो था सबसे निचला था गांव का, उसमें उनका नियंत्रण था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मवेद बेलन, अरईयार या प्रधान जैसी उपाधियां
दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य की पद भी सौंपे थे। स्थानीय शासन जो था उसमें स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। तो चोलों ने स्थानीय स्वशासन को स्टेब्लिश किया था। उर जो था उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांवों की भूमि का अधिग्रहण करना। उर के लोग जो थे सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जहाँ पे सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बागीचों का निर्माण करने के लिए गांव के भूमि अधिग्रहण करते थे ये लोग। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों ब्राह्मणों बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था, और यह सभा बरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। ठीक है, बरियम सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी, और व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। तो व्यापारियों को सभा को नगरम कहा जाता था यहाँ पे। ठीक है, चोल काल में भूमि उपज का जो है 1/3 भाग हुआ करता था। तो चोल काल में जो भूमि कर था उपज का 1/3 भाग होता था। अगर 100 आपने पैदा किया तो 33.33% आपको कर देना पड़ेगा। गांव में कार्यकारी समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। तो गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उनको मध्यस्थ कहा जाता था। ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, उत्तर मेरूर जो अभिलेख है उसके अनुसार जो है सभा की सदस्यता कैसे मिलती थी। तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता हो, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, 7वां था इसमें कि जिसमें अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा उत्तर मेरूर अभिलेख था उसमें जो है चोलों की जो सभा थी उनकी सदस्यता कैसे ली जा सकती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसी में अगला पॉइंट है कि ब्राह्मणों को दी गई जो कर मुक्त भूमि को हम चतुर्वेदी मंगलम एवं दान की दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। तो जो दान में दे दी गई एकदम से कि लो आपका हो गया, दान दे दिया मतलब उसी के नाम से हो गया हो, तो वो ब्रह्मदेय कहलाता था। कर मुक्त भूमि दी जाती थी कि आप भूमि हमारी ही रहेगी, कर मुक्त रहेगी, आप जाके अपना कृषि कार्य करिए और उस पर कर नहीं लेंगे। तो चतुर्वेदी मंगलम उसको कहते थे, और दान दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहते थे। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। ठीक है, तो चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। तो कलंजू क्या थे भाई? चोल काल में कनलजू क्या थे? कनलजू थे सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों ने जयनोगोंदर प्रसिद्ध कवि, तो तमिल कवियों में जयनोगोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राज कवि था। उसकी रचना थी कलिंग तुपर्णी इसकी रचना थी। किसकी? जयनगोंदर की। ठीक है, कंबन औटकट्टकुट्टनम, कंबन एक लेखक थे, औटकट्टकुट्टनम और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कौन थे भाई? तो कंबन थे, औटकट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप पोन्नरन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो ये 3 रत्न जो तमिल 3 रत्न हैं और यहाँ पे कन्नड़ त्रिरत्न है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है और चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा है। ठीक है, चोल कांस्य प्रतिमाओं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से एक गिनी जाती हैं। शैव संत ईशानशिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। कावेरीपट्टनम जो कावेरी नदी के तट पे है।
बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियार कहलाता था। तो बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासित होता था उसको तनियार कहते थे। उत्तर मेरेरू शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। तो परांतक के शासनकाल संबंधित कौन सा है? तो उत्तर मेरू जो अभिलेख शिलालेख है वो है। चोलों की राजधानी का कालक्रम के अनुसार इस तरह से, तो सबसे पहले चोलों ने उरैयूर को अपनी राजधानी बनाया, फिर तंजौर को बनाया, फिर गंगे कोंड को बनाया, फिर चोलपुरम को बनाया, फिर से वो कांची को बनाया। तो 1 2 3 4 5 राजधानियों को उन्होंने चेंज किया। ठीक है, उरैयूर, तंजौर, गंगेकोंड, चोलपुरम और कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। जो बगान समिति थी वो सड़कों की देखभाल करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। ठीक है, चोल काल में आम आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था, धान। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे, जिनमें बलंजियार, नाना दैसी एवं मणिग्रामम उनको कहा जाता था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे, कलन कलंजियार, नाना दैसी और मणिग्रामम। ठीक है, ये कहलाते थे। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। ठीक है, अगला इसमें है राष्ट्रकूट। तो इसमें अगला शासक है, अगला जो शासन आता है वो राष्ट्रकूटों का शासन आता है। ठीक है, राष्ट्रकूटों का शासन। ठीक है, तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो था वो दंती दुर्ग था। इसका नाम ही था दंती दुर्ग। 752 ईस्वी में इसने राष्ट्रकूट शासन की स्थापना की थी। ठीक है, तो शुरुआत में जो थे राष्ट्रकूट जो थे वो जो कर्नाटक के चालुक्य जो थे उन चालुक्यों के क्या थे? तो ये सामंत थे। ठीक है, उन्हीं के अधीन थे। कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी जो है मानकिर या मानखेत थी। वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट महाराष्ट्र में है। वहाँ पे इनकी मान्यखेत इसकी राजधानी थी। ठीक है, राष्ट्रकूटों की। और इस शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन रहते थे, ये भी याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे, जिसमें कृष्ण प्रथम था, ध्रुव था, गोविंद तृतीय था, अमोघ वर्ष था, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के बारे में हम लोग ऊपर पढ़े थे। अब कहाँ पढ़े थे उसको याद करिएगा, रिकॉल करिए कि कृष्ण तृतीय के बारे में ऊपर हम लोग पढ़े थे। ये लोग प्रमुख जो राजा थे। ठीक है, शासक बने राष्ट्रकूटों के। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो एग्जाम में पूछता है कि एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जो कि पर्वत को काट के बना है, एकाश्म मंदिर ये भी है, पर्वत को काट के बना हुआ है। ठीक है, शैलकृत मंदिर है ये, पहाड़ को काट के बनाया गया था। कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था। अगला ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो ध्रुव जो था त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उस त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भाग लिया था। कन्नौज पे अधिकार के लिए त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था, तो उसमें राष्ट्रकूट और पाल वंश और एक वंश कौन सा था बताइए? सोलंकी वंश था कि कौन सा वंश था बताइएगा उसको। तो कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश था। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट तीनों मिल के ये कन्नौज पे अधिकार के लिए लड़ते थे। तो ध्रुव था इसका, जो ध्रुव ये वाला ध्रुव जो है वही ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध में कूद पड़ा था। ध्रुव को धरावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव को धरावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया था। तो गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल, ठीक है, के शासन और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित कर दिया था। गोविंद तृतीय तो थोड़ा सा काम किया था बढ़िया इसमें। अगला है कि पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया था। तो पल्लव, पांड्य और केरल एवं गंग शासक का संघ एक बना था।
किसके खिलाफ? तो राष्ट्रकूटों के खिलाफ। तो गोविंद तृतीय ने इस संघ को नष्ट कर दिया था। ठीक है। तो पूछ सकता है कि पल्लव पांड्य केरल और केरल एवं गंग शासक के संघ को किसने नष्ट किया था? तो गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था, जो राष्ट्रकूट का था। ठीक है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। जो अमोघ वर्ष जो शासक था वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की है। तो कविराज मार्ग की रचना पूछता किसने की है? तो अमोघ वर्ष ने की है। अमोघ वर्ष कौन था? तो शासक था किसका? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकर जिनसेन, गणित सार के रचना संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। तो अमोघ वर्ष जो था ये संरक्षण करता था किसका? तो जो भी लेखक थे, कवि थे, उनका संरक्षण करता था ये। ठीक है। तो इसमें किसके संरक्षण किया था? तो आदि पुराण के रचनाकर जिनसेन का, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य का, और अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना का। ठीक है। इसी के दरबार, अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। तो अमोघ वर्ष काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। तो अमोघ वर्ष कैसे मरा था? तुंगभद्रा नदी में ये जल समाधि ले लिया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया। अल मसूदी जो है भारत आया और इसने तत्कालिक राष्ट्रकूट शासक को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया और इसने कहा था कि जो तत्कालिक राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था ये। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक जो था कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे, जिन्हें शांति पुराण की रचना की थी। तो पुण्य किसके दरबार में रहते थे? तो पुण्य रहते थे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। ठीक है। अगला है कि कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो जो कर्क इसका एक शासक था, किसका? तो राष्ट्रकूटों का। कर्क को हरा दिया था कौन? तो तैलप द्वितीय ने इसको हरा दिया था 973 ईस्वी में और राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी। तो कल्याणी के चालुक्य कहे गए यहाँ के लोग। ठीक है। अगला इसमें कि एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। और एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक की जो बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। तो याद रखिएगा, एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र की गुहा मंदिर है, मतलब गुफा उनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। और एलोरा में जो है तीनों धर्म जो उस समय ज़्यादा प्रचलित थे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की गुफाएं वहाँ पे पाई जाती हैं। तो बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है विश्वकर्मा गुफा है, जो कि संख्या नंबर 10 है। विश्वकर्मा गुफा संख्या नंबर 10। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएं भी हैं। तो चैत्य भी है, जहाँ निवास करते थे लोग, जो बुद्ध भिक्षु थे निवास करते थे, वहाँ 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएं भी हैं, जिनमें 2 थल या 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया था। नरसिंहावतार जो है एलोरा की गुफाओं में गुफा नंबर 15 में दर्शाया गया है इनको। ठीक है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। तो एलोरा गुफाओं का सबसे पहले उल्लेख जो है फ्रांसीसी यात्री थेविनेट था, उसने इस गुफाओं के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्य संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के उपासक भी थे। तो राष्ट्रकूट जो थे शैव धर्म के, वैष्णव धर्म के, शाक्त धर्म के संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। तो उदारवादी भी थे, ये याद रखते हैं, उदारवादी भी थे ये लोग, क्योंकि ये मुसलमान व्यापारियों को बसने और अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए भी इन्होंने छूट दे रखी थी। ठीक है। अब आता है चालुक्य वंश। तो कल्याणी के चालुक्य में हम देखे थे कि कल्याणी के चालुक्य स्थापना तैलप द्वितीय ने कर्क को हरा के की थी।
कर्क एक राजा था, उसको हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। राजधानी इसकी भी मान्यखेत थी। चालुक्य वंश जो है कल्याणी के प्रमुख शासक हुए, जिसमें तैलप प्रथम था, तैलप द्वितीय था, विक्रमादित्य था, जय सिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर थर्ड एवं तैलप तृतीय। ये जो थे महत्वपूर्ण जो चालुक्य वंश जो कल्याणी का था। वातापी के भी चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य थे, और एक जगह के और चालुक्य थे, 3 चालुक्य थे। तो ये कल्याणी के चालुक्य के बारे में बात हो रही है। तो इसमें जो थे कल्याणी के चालुक्य में तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर 2, विक्रमादित्य, सोमेश्वर 3 और तैलप थे। ठीक है। सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेत को राजधानी से हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। तो सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेत से राजधानी को हटा दिया और कल्याणी जो कि कर्नाटक में है, तो कल्याणी को अपना राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 4 था, 6 था, 6 है। विक्रमादित्य 6 था। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 6 था। बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 4 के दरबार में ही रहते थे। तो विज्ञानेश्वर के बारे में जानते होंगे आप, इन्होंने मिताक्षरा लिखी है। मिताक्षरा मिताक्षरा जो है हिंदू हिंदू धर्म हिंदू विधि ग्रंथ है, जहाँ बताया गया कि हिंदू के सक्सेसर जो है किस तरह से अपने पिता की संपत्ति पे कैसे कैसे अधिकार करेंगे, स्त्रियों का क्या होगा, सब चीज़ें मिताक्षरा में बताई गई हैं। ठीक है। तो विघ्नेश्वर जो है मिताक्षरा का रचयिता है। विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यूपीएससी में पूछा है इसको, यूपीएससी में पूछ सकता है। अगला मिताक्षरा, अच्छा दिया भी है। मिताक्षरा जो है हिंदू विधि ग्रंथ है, यावलक्य स्मृति पर व्याख्या है ये। तो मिताक्षरा जो है, जो यावलक्य स्मृति है उसी पे व्याख्या है। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। विक्रमादित्य 4 वातापी का चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था विक्रमादित्य 4, इसी के दरबार में बिल्हण रहते थे और विज्ञानेश्वर रहते थे। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या है। ठीक है। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हण ने की है। तो भी इंपॉर्टेंट, बिल्हण वाला, तो बिल्हण ने की है। इनमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो भी इंपॉर्टेंट है। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की है? तो बिल्हण ने की है। ठीक है, याद रखना है। अब आ गया वातापी के चालुक्य। ठीक है। तो कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य जो 6 सबसे प्रतापी राजा था। अब अगला जो चालुक्य वंश है वो वातापी के चालुक्य हैं। तो वातापी के चालुक्य हैं, जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी वातापी या बीजापुर के निकट थी। तो जय सिंह ने वातापी के चालुक्य की जो है वंश की रचना की है। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम के बारे में जानते होंगे आप। कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपने सुना होगा। विक्रमादित्य, विजयादित्य, इनके सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। तो महाकूट स्तंभ किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इससे पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम जो यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर, तो जिनेन्द्र का मेगोती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो हर्षवर्धन जो था, थानेश्वर का हर्षवर्धन था, जो कन्नौज पर अपना शासन किया था। अब वो कन्नौज को अपने बाद में राजधानी बनाया था, तो उससे लड़ा था यह पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन को हरा दिया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी इसने धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। ठीक है। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और इसी विजय के बाद में नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो हम वातापी कोंड के बारे में देखे थे कि वातापी का जो शासक था पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था, उसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था, जो कि वातापी के चालुक्य शासक का शासन में राजा था, और इसने उसको हरा दिया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है। एहोल अभिलेख का जो संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से ही है।
तो एहोल अभिलेख जो है पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। इसके लेखक रवि कीर्ति हैं, इसके लेखक जो है रवि कीर्ति हैं एहोल अभिलेख के। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। तो फारस से पुलकेशिन द्वितीय का या वातापी के चालुक्यों का संबंध था, ठीक है, और वो उसमें दिखाया गया है अजंता की गुफा में, कि गुफा चित्र में कि फारसी दूत मंडल का स्वागत कर रहे हैं कौन, पुलकेशिन द्वितीय। अगला पॉइंट है वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन था को माना जाता है। तो वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। अगला पॉइंट इसमें है कि मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तरापथनाम की उपाधि धारण की थी। तो विनयादित्य ने किसकी उपाधि धारण की थी भाई, तो सकलोत्तरापथनाथ की उपाधि धारण की थी मालवा को जीतने के बाद में विनयादित्य, ठीक है। अगला है विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनीज नाश्रय की उपाधि धारण की, अवनीज नाश्रय की उपाधि धारण की, उपाधि प्रदान की किसको, तो अपने भतीजे पुलकेशी को, ठीक है। विक्रमादित्य द्वितीय के समय ही दक्कन पर अरबों का आक्रमण हुआ था, याद रखना है इसको भी। अगला इसमें है विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में ही है। तो विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विक्रमादित्य की पत्नियों ने दो मंदिरों का निर्माण करवाया था। पहली पत्नी का नाम था लोक महादेवी। तो लोक महादेवी ने पदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। इस वंश का अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय इसका जो अंतिम राजा था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त किया और नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो वातापी के चालुक्यों को किसने हराया था, तो वातापी के चालुक्यों को दंती दुर्ग ने हरा दिया। इसी में घालमेल हो रहा है, याद रखिएगा। दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्यों को हराया था। दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्यों को जो है परास्त करके नए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। राष्ट्रकूट का जो कर्क राजा था उसको तैलप द्वितीय ने इसको मार दिया था। इसको हराकर जो है कल्याणी के चालुक्य का स्थापना की थी। कल्याणी के चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी। अगला इसमें कि बेंगी के चालुक्य, अगर ऊपर एक पॉइंट दिया हो कि एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता था, एहोल जो है उसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगला राजवंश आता है चालुक्य वंश, जो बेंगी के चालुक्य थे। तो बेंगी के जो चालुक्य थे तीन जगह आए थे, एक तो वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य, ठीक है। तो वातापी के जो चालुक्य आए थे वो राष्ट्रकूट को हटा के आए थे, ठीक है। और इसमें जो चालुक्य वंश जो बेंगी का है, तो बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी या आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जिसमें जय सिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जय सिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था। विजयादित्य तृतीय इसका सबसे प्रतापी राजा था, जिसका सेनापति पडरंग था, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसमें, 2-3 बात है इसमें। अगला आता है यादव वंश। तो देवगिरी में यादव वंश की स्थापना हुई थी। तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। तो भिल्लम पंचम एक शासक था, आदमी था, उसने देवगिरी में यादव वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी देवगिरी थी, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहण हुआ 1210 से 1246 में। सिंहण जो था इसका प्रतापी राजा बना, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक जो था रामचंद्र था, जिसे अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। तो पूछता यादव वंश कहाँ पे था, तो देवगिरी में था,
ठीक है। अगला होयसल वंश है, तो होयसल वंश जो द्वार समुद्रम का है, द्वार समुद्रम, तो द्वार समुद्रम के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। तो देखिए विष्णुवर्धन एक ऊपर भी है, देखेंगे आप, तो विष्णुवर्धन जो है, ये वेंगी के चालुक्य वाला भी संस्थापक इसका विष्णुवर्धन है, और होयसल का संस्थापक दूसरा विष्णुवर्धन है। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। तो होयसल वंश जो है यादव वंश की ही एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो है विष्णुवर्धन ने 1117 में करवाया था। तो बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर भल्लाल तृतीय था। तो वीर भल्लाल तृतीय जो था होयसल वंश का अंतिम शासक था, जिसे मलिक कफूर ने हराया था। तो मलिक कफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसने हराया था इसको। और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र या आधुनिक हेलेविड है। हेलेविड जो कर्नाटक में है आधुनिक, वही है होयसल। अगला है कदम वंश। तो कदम वंश की जो स्थापना है मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी जो है बनवासी है। ठीक, कदम वंश जो है गोवा गोवा और मुंबई वाला कुछ क्षेत्र था पश्चिमी भारत में, वहाँ पे ये उसमें स्थापना की थी कदम वंश की। गंग वंश, तो गंग वंश संस्थापक जो था वज्रहस्त पंचम था। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल है, कुवलाल या कुलार थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई। ठीक है, कुलार जो कुलार है, कुलार, अगर ध्यान से अगर इतिहास पढ़ेंगे तो दो गंग वंश थे। एक जो है वेस्टर्न गंग वंश था, एक जो था ईस्टर्न गंग वंश था। तो जो वेस्टर्न वाला था वो कुलार वाला, कुलार गोल्ड माइन जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ठीक है, केजीएफ जामनी, केजीएफ जो है कोलार गोल्ड फील्ड है, वहाँ पे एक वो था गंग वंश। ठीक है, कोंकणी वर्मा जो इसका संस्थापक था। एक जो था आपके ईस्टर्न गंग वंश था, जो ईस्टर्न वाले क्षेत्र में था। ठीक है, याद रखिएगा उसको, जिसमें आपका देखेंगे तो बिहार उड़ीसा और इस वाला क्षेत्र कुछ शामिल है उसमें, वहाँ पे एक गंग वंश था। तो ठीक है, तो ये जो गंग वंश दक्षिण भारत वाला हो रहा है बात इसकी। ठीक है, काकतीय वंश आया। तो काकतीय वंश जो है इसका संस्थापक जो था बीटा प्रथम था भाई। तो बीटा पहले से ही प्रख्यात है भाई, बीटा प्रथम। बीटा प्रथम जो था काकतीय वंश का संस्थापक था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटा राज्य गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसमें रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और 35 वर्ष तक शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित कर ली। और इस वंश का अंतिम शासक जो था प्रताप रुद्र था, जो 1295 से 1323 तक था। ठीक है, गणपति की पुत्री रुद्रमा देवी जो है थी। अगला है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। तो ये दक्षिण वंश के जो भी शासक थे उनके बारे में हमने देख लिया है। चलिए हम लोग अगला जो राजवंश है उसको समझते हैं। ठीक है,